Actually, we have already discussed general queries or general things related to interview, but today we are going to discuss subject specific. So today we have Mr. Pradeep sir with us. So he is now working as vice principal. Initially, he was posted in Sihor, but later on he joined JNB Leh Ladakh as PGT Commerce. So I think this session is going to be very fruitful for all of you. So on the behalf of all aspirants, I would like to invite and welcome Mr. Pradeep sir in this Google Meet. So Pradeep sir अभी एज अ वाइस प्रिंसिपल JNU लेह में अपॉइंटेड हैं. सो इस समिति के बारे में उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, स्पेशली जो रूल्स हैं, जो वर्क कल्चर है, और पीजीटी कॉमर्स वो 2013 से लेके 2020 तक उन्होंने एज अ पीजीटी कॉमर्स JNV में काम किया है. गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स. तो जैसे कि अखिलेश सर ने मेरे बारे में तो सब कुछ बता दिया है. बोर्ड के बारे में सभी चीज़ें अखिलेश सर ने आपको बता दी होंगी. कितने मेंबर्स होंगे, किस तरह की क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे. कुछ एक क्वेश्चन आपसे एनईपी के बारे में पूछे जाएंगे, 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में पूछे जाएंगे, या इंटीग्रेटेड पैडागोजी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जनरल चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के आगे बढ़ना है. लर्निंग आउटकम्स किसे कहते हैं, कॉम्पिटेंसी क्या है, स्किल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको तैयार करना है. अभी आप आगे अपनी क्वेरी स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, विवेक चंद्रा जी, आपने हैंड रेज किया है. आपकी क्या क्वेरी, प्लीज माइक को अनम्यूट करके आप पूछिए. विवेक चंद्रा जी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डेमो टीचिंग होगी वहां पे, तो सर उसका टाइम फ्रेम कितना रखना है, हमें कितने देर की टीचिंग प्रिपेयर करनी है. जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें आपने फीडबैक देखा होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि हमसे डेमो नहीं कराया गया, हमारे बोर्ड ने नहीं लिया. सो ये आप मान के चलिए, फिर भी इसमें हमने आपको बार बार सजेस्ट किया है कि आप एक लेक्चर तैयार करके जाएंगे वहाँ पे. टाइम फ्रेम में Yes, sir. चीज़ों को मत बांधिए. आप एक कम से कम 20 मिनट का कोई ऐसा टॉपिक आप तैयार करिए कि 20 मिनट तक आप उसको डिलीवर कर सकें. अदरवाइज जिसका Okay. डेमो हुआ भी है तो वो 2 to 3 मिनट से लेके 5 मिनट 7 मिनट तक उन्होंने देखा है. सो ये बात भी मान के चलिए, आपसे डेमो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर होगा तो आप लेक्चर को तैयार करिए, टाइम फ्रेम में चीज़ों को मत बांधिए. ओके सर. सर एक क्वेश्चन और है मेरा. जी. सर करेंटली मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ. तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ड्यूरिंग इंटरव्यू दे में आस्क कि आप अगर पीएचडी कर रहे हो, इट मींस कि आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हो, तो देन व्हाई यू आर चूजिंग एनबीएस. तो सर इसका क्या सुटेबल आंसर होगा. इसका सुटेबल आंसर देखिए, ये आप कह सकते हैं कि नॉलेज एनहेंस करना हर एक कैंडिडेट के लिए ज़रूरी होता है. Yes. पीएचडी यदि मैं कर रहा हूँ तो नॉलेज एनहेंस करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है. यदि मेरा एक एस्पेक्ट ये भी होगा कि मैं हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफाई करूँ या नहीं करूँ, ये लेटर ऑन जो भी फ्यूचर होगा उस पर डिपेंड करेगा. लेकिन आज मैं अपना बेस्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने जा रहा हूँ, और जब तक भी मैं यहाँ रहूँगा मैं अपना बेस्ट यहाँ पर दूंगा. इसलिए ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. हेमंत दलाल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया, प्लीज. हेमंत जी. Actually, sir, I have an experience of primary level, not of Okay. the PG level. ओके. तो सर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शो कर, पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस शो करूँ. टीचिंग आपके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक आपको बिल्कुल बताना चाहिए. सर मेरे को ये पूछना है, मैंने एमकॉम के अंदर है ना अपनी डिग्री बाद में करेक्शन करवाई है. हाँ, और जो फॉर्म फिल किया उस टाइम पे डिटेल मैंने पहले वाली डिटेल डाली है, जिसमें मेरे 6 मार्क्स अब कट हो गया है, ग्रेसिंग मार्क्स मिले हुए थे. अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ और डिटेल्स भरी है और बाद में करेक्शन हुआ है, तो बायोडेटा फॉर्म एक्चुअली जो आपको मिलेगा, आपका sir. जो भी वेरिफिकेशन है उस बायोडेटा फॉर्म से होता है, ठीक है ना. तो अपडेटेड जो डिटेल्स है, मार्कशीट है, आप प्रीवियस मार्कशीट को भी अपने साथ रखिए और अपडेटेड sir. मार्कशीट भी साथ लेके जाइए और अपडेटेड मार्क्स को बायोडेटा फॉर्म में फिल करिए. उसी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है. विवेक चंद्रा जी, आपने फिर से हैंड रेज किया, क्या क्वेरी है आपकी, प्लीज. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो कॉमर्स के कौन कौन से सर चैप्टर जो इंटरव्यूअर के फेवरेट होते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो सर प्लीज थोड़ा सा उस पर गाइड कर दीजिए. एक्चुअली इसमें क्या है, देखिए कि पहले तो बात कि +1 और +2 का जो भी सीबीएसई का सिलेबस है वही हमें तैयार Yes, करना है. दूसरा Okay. जो भी हमारा आपका क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर के फेवरेट टॉपिक्स कौन से होते हैं, तो ये तो एक पर्सनल क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के माइंड में उस टाइम क्या चल रहा है. लेकिन ज़्यादातर इंटरव्यूअर जो भी बेसिक नॉलेज है, जो भी हमारी 11th क्लास की इनिशियल टॉपिक्स हैं, जैसे कि थ्योरी बेस अकाउंटिंग है या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करके चलिए, क्योंकि हम कई बार कंसेप्ट्स को क्लियर करने में
प्रॉब्लम फेस करते हैं, कई बार हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बताने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उन टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके चलिए। सर एक ये कि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस दोनों हैं, तो क्या इंड एएस से भी क्वेश्चन रेज हो सकता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडेस से क्वेश्चन रेज करेंगे। इंडियन जो अभी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर वो आईएफआरएस पे थोड़ा सा पूछ सकते हैं आपसे। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे रोमाना पांडे जी, आपने हैंड रेज किया, प्लीज रोमाना जी अपना सवाल पूछिए। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि वो कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि सर मुझे 3 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस है, तो क्या मेरे एक्सपीरियंस के कारण वो बहुत डेप्थ में जाएंगे या सुपरफिशियली पूछेंगे? तो सर बहुत डर लग रहा था। सबसे पहले तो आप अपने माइंड से डर निकाल दीजिए, और दूसरा ये बताइए कि जो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है वो किस सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का है या वो किसी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का है? सर मैं केंद्र विद्यालय में 3 साल से पढ़ा रही हूँ, एज कॉन्ट्रैक्ट टीचर? कॉन्ट्रैक्ट, यस सर, एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर। तो आपको तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो डेप्थ में तो देखो, कॉमर्स में क्या है कि आप डेप्थ में कितना भी जाएंगे, तो हमारे टॉपिक लिमिटेड टॉपिक्स हैं +1 +2 में, और जब आप 3 साल से पहले से टीच कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको टॉपिक्स के बारे में कोई डाउट होगा या कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं सर, डाउट और प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या होता है ना, मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ, जिसके कारण थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है और मैं घबरा जाती हूँ, बस ये बात है। अदरवाइज मैं ऐसे बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, बच्चों के सामने बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन इंटरव्यू पैनल में शायद मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता है। एक्चुअली ये जो हेजिटेशन है ना, ये 70-80% को होता ही है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ इश्यू आएगा नहीं। आप जब एक बार क्वेश्चन आंसर करने लगोगे, जब एक बार इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसमें ये हेजिटेशन समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी हम लोग लेंगे दीपाली रानी जी, आपने हैंड रेज किया। दीपाली जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, जो मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि मैंने ना काफ़ी समय पहले जैसे अपनी स्टडीज़ करी थी, एमकॉम जैसे मैंने 2010 में किया है, और उसके बाद जैसे मैंने 1-2 साल पढ़ाया भी है। वैसे वो पीछे जैसे मैम ने बताया कि प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाया, और 1 साल मैंने जैसे +2 को पढ़ाया, तो टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया, और मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब करती हूँ अदर देन टीचिंग। तो फिर मुझे मतलब थोड़ा ये है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस ये वाला शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ मतलब टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरे जैसे काफ़ी कम है, तो वही सब नर्वसनेस वाली प्रॉब्लम की मतलब जो क्वेश्चन हालांकि मुझे आते हैं, मैं अंदर से मुझे लगता है कि मैं ये अच्छा टॉपिक है, मैं बता सकती हूँ, बट वो रिप्रेजेंट करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है। देखिए एक्चुअली क्या है कि इंटरव्यू जितने भी हमने फेस किए हैं, या हमने दूसरों से भी जो भी इंटरेक्शन किया है, उसमें अल्टीमेट एक ही चीज़ निकल कर आती है कि इंटरव्यू लेने वाला जो बोर्ड है, वो हमारे आंसर से ही क्वेश्चन जनरेट करता है। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो भी बेस्ट टॉपिक है, आप अपने उस नॉलेज के हिसाब से अपने बोर्ड को डायरेक्शन दे सकते हैं और अपने टॉपिक तक आ सकते हैं जहाँ पे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। जहाँ तक बात रही गैप की, तो गैप के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं खुद 14 इयर्स के गैप के बाद सिलेक्ट हुआ हूँ। पीजी के 14 इयर्स के गैप के बाद मैंने HPGT ज्वाइन किया। तो गैप का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता इंटरव्यू में, वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे अपने क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, क्या आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। बाकी गैप के बारे में कोई डाउट आपको नहीं रखना है। जी बोलिए। जैसे कई बार वो होता है ना कि आपने टीचिंग ही क्यों नहीं ज्वाइन किया, इफ यू वर पैशनेट अबाउट टीचिंग, और अभी आप जैसे कि कर रहे हैं, तो आपने टीचिंग क्यों नहीं किया, आप इस वाली फील्ड में क्यों चले गए? तो इसका क्या आंसर हो सकता है? जैसे इसमें देखो, कई बार हम अपनी जो फैमिली प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से हम उस टाइम उस तरफ नहीं जा पाए, हमें अर्जेंट फाइनेंशियल नीड थी या कुछ और रीज़न था। बाकी अभी हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हैं, अभी हम वापस अपने पैशन को मूव करना चाहते हैं, और अपनी जो भी एम्बिशन थी लाइफ की कि हम टीचिंग में आना चाहते हैं, तो उसको हम पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए हम अभी भी टीचिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इसको छोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे नेहा सिंह जी, आपने हैंड रेज किया। नेहा जी अपना सवाल पूछिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, मतलब हिंदी में अगर आंसर देना चाहे तो इज इट नेसेसरी टू गिव एवरी आंसर इन इंग्लिश ओनली? नो नो, नेवर। इन NVS इट इज़ नॉट ए बैरियर। आप जिसमें कॉन्फिडेंट हैं उसमें आंसर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कॉमर्स में क्या है कि आप टर्म्स तो इंग्लिश में ही बेसिकली यूज करते हैं, हिंदी में टर्म्स नहीं यूज की जाती। बाकी आप
बाइलिंगुअल यूज कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सर हिंदी में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा निकल पाता है, जितना इंग्लिश में ऐसे होता है कि बहुत कन्फाइंड हो जाता है। हाँ, कोई इशू नहीं, आप जिसमें कंफर्ट है उसमें आप डील करिए, उसमें बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर अगर अभी मान लीजिए 2-3 महीने से अभी हम एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो सर अगर उससे सब्जेक्ट रिलेटेड बिजनेस फाइनेंस वगैरह पढ़ा रहे हैं, अगर उससे वो पूछते हैं और वहां पे कुछ चूक जाए, कुछ ना याद आए, तो क्या ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा? नहीं, देखिए चूक जाना, एक आधे क्वेश्चन पे चूक जाना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। वो तो सभी एक आधे क्वेश्चन को तो सभी चूकते हैं, उसमें यदि हम बोर्ड का ही इंटरव्यू लेने लगे तो वो भी चूक जाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं आपको डाउट रखना है आप, लेकिन कोशिश करिए कि जो भी वो पूछते हैं उसको कैसे आप आंसर कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंटली है, आपका जो नॉलेज है वो कितना वास्ट है, वो आप पता चल जाता है 2-4 क्वेश्चन से। ओके सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे निधि शर्मा जी का। निधि जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जैसे कि कॉमर्स सब्जेक्ट में देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन क्लास 11th एंड 12th. यस, So we are also required to prepare up to the master degree subjects also, or we should be confined only to the class 11th and 12th. ओनली कन्फाइंड टू क्लास 11th एंड 12th बेसिकली। बहुत रेयर केस में कोई बोर्ड का मेंबर कोई आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा। ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज वो +1 +2 पे ही फोकस करते हैं। Sir, one more question, sir. Sir, as I am teaching in a self-finance college as well, so क्या Yes. मुझे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना चाहिए सर? देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बेसिकली आप दे सकते हैं और आपके जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको काउंटर साइन करा के आप सबमिट कर सकते हैं। बट एक चीज़ हम आपको बता दें इसमें, अगर आप नेट JRF मेंशन करते हैं, जैसे आपने पूछा कि should be confined to the syllabus of 11th and 12th or questions can be from a masters also. So if you mention your NET or JRF, or if you are teaching in a college, then question may be from masters also, as we have experience in past, especially in the interview of economics. One aspirant had said about her experience. उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया था, कॉलेज में वो पढ़ा रही थी, तो वो हमने आपको ग्रुप में भी शेयर किया, तो उनसे उस लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लिए कि करंटली आप कौन सा टॉपिक वहाँ पढ़ा रही हैं, ठीक है ना। उन्होंने PhD भी किया, नेट JRF को भी मेंशन किया। तो ये मान के चलिए कि मोस्टली क्वेश्चन आपके 11-12 से होते हैं, ये सारे एस्पिरेंट्स को हम कहना चाह रहे हैं। बट अगर आप जब नेट JRF मेंशन करते हैं, आप बोलते हैं कि हम किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो वो ज़रूर एक जो वहाँ पे प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हैं बोर्ड में, वो ज़रूर एक बार एक क्रॉस चेक करते हैं आपको कि भाई सच में आपके बेसिक्स और डेप्थ में कहाँ तक नॉलेज है। तो बेसिक्स आपके +1 +2 से 11-12 से कवर हो जाते हैं, और अगर इन डेप्थ नॉलेज उनको चेक करना है, वो मास्टर्स के लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने भले ही कुछ मेंशन नहीं किया, आपसे ऐसी मास्टर्स के बारे में चर्चा होने लगती है कि आपके कौन से पेपर्स थे, तो हो सकता है कि रैंडमली वहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाए, बट ये चांसेस कम होते हैं। आपका +1 +2 का सिलेबस जो है CBSE का, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। आप आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर भी अगर आप डिग्री कॉलेज का, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का एक्सपीरियंस वहाँ पे बताते हैं, तो ज़रूर वहाँ से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। नीरज शुक्ला जी, आप अपना सवाल पूछिए। नीरज जी। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर, कि आपके संग बात करने की इतना बढ़िया बात हो गई। निरंजन सर के कारण ये हम लोग आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा सर। ये कम से कम एक इंटरव्यू हम लोग का पहले ही हो जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है जी। सर मेरा सर कि मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ, कोचिंग में, तो क्या बताना उचित पड़ेगा सर वहाँ पे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए उसको कि आप टीचिंग करा रहे हैं और आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, वो फॉर्मल नहीं है। यदि आप इनफॉर्मल में भी उसको माने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बोलिए। तो ये बोलना पड़ेगा ना कि मैं इनफॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूँ? हाँ, आप बताइए कि मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ये मुझे पूछना सर, क्योंकि मुझे कुछ लोग सजेस्ट किए कि आप कोचिंग का जो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे ना बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैं सोचा आपसे बेहतर कौन बता सकता है ये बात। नहीं, वो ठीक है बिल्कुल कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि ना बताया जाए, लेकिन एक्सपीरियंस यदि आपको है तो बताना चाहिए, क्योंकि बोर्ड पॉजिटिवली ही उसको लेता है। थैंक यू सर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लेंगे मुकेश चौहान जी आपसे। मुकेश जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन था इसका कि जैसे मेरे भी 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब तो मैं प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली सारा ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट से है, और मैं 3 साल का एक्सपीरियंस रेजिडेंशियल स्कूल से है, वो प्राइवेट है। तो सर प्राइवेट का चल पड़ेगा उस पे, जिस फॉर्म पे जो बायोडाटा भरते हैं उसमें? हाँ बिल्कुल भरिए, क्योंकि रेजिडेंशियल है। हाँ सर, रेजिडेंशियल में काम किया, मतलब प्राइवेट था, मतलब कोई बात नहीं,
अच्छा, दूसरा इसमें क्या आपको हम बता दें कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको उस बायोडाटा फॉर्म में क्या-क्या चीज़ें फिल करनी है, वो तो हाँ आपको जी। ऑफिशियल्स वहाँ बता देंगे। बट अपने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को आप ओरली ज़रूर मेंशन करिए, ठीक है? ये सभी से हमारा सजेशन है कि जिन्होंने भले ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे कह सकते हैं कि नहीं, इसमें केवल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल का आपको एक्सपीरियंस लगाना है, वैसे प्राइवेट का भी लोगों ने लगाया है, तो वो कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट आपको इंट्रोडक्शन में उसको जरूर मेंशन करना है, अगर आप वो चीज़ शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि रेजिडेंशियल सेटअप का भी आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है? सर इसके जो इंटरव्यू होता है जैसे एक्सपीरियंस है, क्या इसके मार्क्स होते हैं हाँ, जस्ट ऐसे ही? यही मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि फॉर्मली तो इसके कोई मार्क्स अनाउंस नहीं है। ओके सर। इंटरव्यू के फॉर्मली कोई भी मार्क्स अनाउंस नहीं है, लेकिन इंटरव्यूअर इनफॉर्मली इसको कंसीडर कर सकता है यदि उसको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस जेन्युइन है और आपने उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ गेन किया है। वो यदि आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आपका इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर उसको कंसीडर करेगा। अच्छा सर, इसमें हम एक बात और ऐड करना चाहेंगे। जैसे हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय समिति में जो कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट होते हैं टीचर्स के, तो जो पैनल होता है उनके सामने पूरा कॉलम में डिटेल होता है कि इनका एकेडमिक्स का हमें कितना मार्क्स देना है, इनका जो प्रेजेंटेशन है उसका कितना मार्क्स देना है। तो ये हो सकता है कि वो जो मार्क्स जो है वो डिफाइंड भी हो, बट इसकी नॉलेज जानकारी हम लोग को नहीं है कि वो इंटरव्यू पैनल में वो किस तरह से मार्किंग करते हैं। बट अगर आपका एक्सपीरियंस है, रेजिडेंशियल सिस्टम के आप हिस्सा रहें, तो ज़रूर आपको पॉजिटिवली कुछ ना कुछ बेनिफिट इसका जरूर मिलेगा। Thank ओके, you, sir. बाकी कई मेंबर्स अभी बाद में भी जुड़े हैं, तो हम सर से एक बार रिक्वेस्ट और करेंगे कि वो बाद में लास्ट में जब क्वेरीज आपकी हो जाएंगी तो एक बार वो आपके अपने सजेशंस भी आपको दे देंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब इस मुहिम के छिड़े हुए हैं। और सर, वेलकम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये कहते हैं कि इंटरव्यूअर को कोई भी व्यक्ति अग्रसर करता है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या क्वेश्चन जो किए जाते हैं, तो हम इंटरव्यू जो लास्ट में क्वेश्चन को किस तरीके से एंड करें कि जो पूरा इंटरव्यू हमारे ऊपर ही डिपेंड रहे। सर आखिर इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग कैसे किया जाए सर, ऐसा कुछ टिप्स दीजिए जो कि क्वेश्चन जो आए वो हमारे अकॉर्डिंग ही आए। यस, या इंटरव्यू को अपने लेवल पे ले लेना होता है, तो वो फिर कैसे किया जाए सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ज़्यादातर प्रयास यही करना चाहिए कि जो इंटरव्यू जो बोर्ड है वो हमारे अकॉर्डिंग आगे बढ़ता जाए। तो होता क्या है कि हाँ, सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं उसी में कुछ ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं कि इंटरव्यू का जो बोर्ड है उस पर फोकस उसका जाए। जब उन वर्ड्स पर उसका फोकस जाएगा तो डेफिनेटली वो उनसे आगे क्वेश्चन बनाएगा। इंटरव्यू बोर्ड के पास कोई पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं होते, वो जो भी हम आंसरिंग करते हैं उसी में से वो उठाता जाता है। यदि आप उसको एनईपी पर लेकर आओगे तो एनईपी में अपने इंट्रोडक्शन में एनईपी का कोई जिक्र कर दीजिए। यदि आप उसको इनकम टैक्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो इनकम टैक्स के बारे में कुछ जिक्र कर दीजिए। आपकी कोई इनकम टैक्स में कोई नॉलेज है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपसे इनकम टैक्स पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, वो डिपेंड करता है लेकिन आपके इंट्रोडक्शन पे। सर तो मेरा एक बात था कि जैसे अभी जो इस बार का जो बजट आया है, ठीक है, ये जो बातें आई हैं, तो ये तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो ये सर प्रॉब्लम है, क्योंकि अब 7 लाख तक तो सबको फ्री कर दिया हम लोगों ने। तो जो बेनिफिट पाती थी सर गवर्नमेंट सेक्टर को, अब तो वो नहीं मिल पा रही। तो क्या ये बताना उचित रहेगा इसमें? नहीं, एक्चुअली यदि आप देखेंगे तो जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो खत्म नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट ने वो अल्टीमेट कर दिए हैं। अच्छा, जो बेनिफिट्स पहले कुछ लोगों को मिलता था जो इन्वेस्टमेंट कर पाते थे, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनको अल्टीमेट कर दिया और सभी जो टैक्स पेयर्स थे उनके लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है। क्योंकि पहले 5 लाख तक लोग टैक्स बचाकर अपनी इनकम को टैक्स को जीरो कर लेते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 7 लाख तक उसको किया। इट मीन्स जो 2 लाख की सेविंग्स हम करते थे वहां पर जो करते थे केवल उनको बेनिफिट मिलता था। ठीक है। तो अभी बेनिफिट्स को खत्म नहीं किया गवर्नमेंट्स ने, बल्कि सभी को बेनिफिट्स दिया। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हम इस तरह से शो कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। सर एक बात और क्वेश्चन था मेरा, जैसे मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ाता हूँ। बिल्कुल। तो इसमें इंटरव्यू में जैसे अब यहाँ पे तो सर हम लोग पीसी लेवल में पढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या मैं ये बताऊँ कि मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ाता हूँ, या फिर डायरेक्ट? नहीं, आप बिल्कुल बताइए, आप पीजी और यूजी को पढ़ाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसे आपका इनिशियल क्वेश्चन था कि हम कैसे इंटरव्यू की दिशा को तय कर सकते हैं, तो जैसे सर ने भी बताया, अगर आपको लग रहा है कि जो यूजी पीजी लेवल के सवाल आपसे पूछे जाए वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है,
या इम्प्रेसिवली आप आंसर कर सकते हो, तो आप बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन में उसको मेंशन करिए। आप जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जब हम इंटरव्यू देने गए तो उस समय हम पीएचडी कर रहे थे और हमें मालूम था कि इंटरव्यू की दिशा हमें कहाँ लेके जानी है। तो हमने इंटरव्यू में पीएचडी का जिक्र किया और पीएचडी में अपना टॉपिक भी बताया, हम किस टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि हमें मालूम था, हम जैसे बुद्धिस्ट स्कल्पचर आर्ट पे, बौद्ध मूर्ति कला पे हमारा टॉपिक था, तो मूर्ति कला कहीं ना कहीं जो भी उस एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें टेम्पल स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं और आर्ट फॉर्म्स भी आ जाते हैं। तो वो हमने बहुत अच्छे से तैयार किया था टॉपिक, और आपको बता दें कि वो हमारा इंटरव्यू उसी दिशा में चला भी गया। उन्होंने फिर हमसे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा, साउथ इंडिया में जो द्रिविड़ आर्ट फॉर्म है उसके बारे में पूछा। तो कहीं ना कहीं जो जिस इंट्रोडक्शन में आप जिस चीज़ पे हाईलाइट करते हैं, इवन आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉर्मल कॉमर्स का आपका सब्जेक्ट है तो हो सकता है उतने हिस्टोरिकल क्वेश्चन तो ना पूछे, फिर भी वो जनरली पूछ लेते हैं कि भाई आप वहाँ से हैं तो वहाँ का ये आपने विजिट किया है, वो देखा है कि नहीं। तो जनरल क्वेश्चन भी वहाँ से हो सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन जो भी आपका है और आप चाहते हैं कि उस दिशा में इंटरव्यू जाए, तो अपने इंट्रोडक्शन में उस हिस्से को लेके आइए। दूसरा इसमें हम ऐड क्या करेंगे कि जब भी आप अपना आंसर दें, जैसे आपने कहा कैसे दिशा तय होती है, आप जब भी आंसर दें तो लास्ट आंसर का हिस्सा सिरा ऐसा ओपन छोड़ें कि जो चीज़, जिन चीज़ों पे आपकी कमांड है, उन चीज़ों को आप अपने आंसर के अंतिम हिस्से में उनको ज़रूर इंक्लूड करिए, जिससे कि वो एक सर्कुलेशन में क्वेश्चन वहाँ से बन पाए। अब वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा, वो चीज़ें रातों रात सिखाई नहीं जा सकती, वो आपकी कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की बातें हैं कि आप किस तरह से अपने आंसर में किन किन बातों को, किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो कोशिश करें आप उन चीज़ों को इंक्लूड करें जिनमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है, तो जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन भी वहीं से बनेंगे। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था सर जी सर, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह जो पूछते हैं लोग, तो क्या ये भी क्वेश्चन आ सकता है वहां से? आपके इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जरूर पूछे गए, लाइक बजट एक बड़ा टॉपिक है सर कि बजट एक बहुत ही एक मेजर इशू है इस बार। और जैसा कि अभी आपने हम लोगों को बताया कि टैक्स के रिलेटेड सर ने कितना अच्छा हम लोग को बताया कि अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत बेहतर है। तो करंट से सिर्फ ऐसे ही टॉपिक आएंगे या फिर कुछ और ऐसी भी बातें आएंगी जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ऐसे भी कुछ आ सकता है? कॉमर्स में एक्चुअली एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है ज़्यादातर हमारे एनवीएस के इंटरव्यू बोर्ड में, वो पूछा जाता है कि कॉमर्स का जो कैरियर है, आगे कैरियर प्रोग्रेशन है, उसमें सीएस, सीए और सीएमए का काफ़ी रोल रहता है। तो सीए एनरोलमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, ये कई स्टूडेंट से पूछा गया है। तो इंटर बेस पे सर हो सकता है ना, सीपीटी के थ्रू इंटर बेस पे हो सकता है ना सर, इंटर क्वालिफाई करने के बाद हम कर सकते हैं? यहीं पर हम मिस्टेक करें। पहली बात तो कि सीपीटी हट गया है, फाउंडेशन आ गया उसकी जगह। अच्छा, यदि कोई इंटर बेस पर सीए में एडमिशन लेना चाहता है तो सीपीटी नहीं होगा, फाउंडेशन में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और फाउंडेशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो 10 पास करने के बाद फाउंडेशन में रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको एग्जाम अपियर करने के लिए +2 अपियर होना जरूरी है। इस तरह का कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे सुधा सिंह जी। आपने हैंड रेज किया है, सुधा जी आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हमने जब फॉर्म अप्लाई करा था, then at that time I was not married and I was selected in EWS category, sir. Yeah. Sir, but now I am married, so it can cause any problem? तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। Yes sir. और इसमें ओबीसी के लिए 6 महीने पुराना है, बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सेशन के लिए शायद पूरा एक सेशन के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है वो। Yes sir. तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, है ना? ओके, थैंक यू सर। ओके, संतोष मिश्रा जी आपने हैंड रेज किया है। संतोष जी। हाँ सर, प्रणाम। हम वाराणसी से बोल रहे हैं। जी प्रणाम। तो सर जो है, जैसे हम अपने इंटरव्यू में हमारी जो भाषा जो है क्या रखें, जैसे इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश वगैरह में हम लोगों ने तैयार कर लिया है, हमने व्यक्तिगत रूप से जो है उसको तैयार किया है, लेकिन हमें लगता है कि हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से हिंदी भाषा में जो है रख सकते हैं। तो इस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या क्या चीजें रहेंगी? और वैसे हम वर्तमान समय में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने में हमारा बाइलिंगुअल ही रहता है और कॉन्सेप्ट वगैरह तो इंग्लिश में ही हम लोग बताते हैं, लेकिन पता है कि इंटरव्यू में कम समय रहता है, तो जिसमें हम जो है अपनी बातों को शीघ्रता से और प्रभावपूर्ण तरीके से रखें, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? आप बाइलिंगुअल हो सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क आपको इंग्लिश में करना है,
टर्म्स आपको इंग्लिश में यूज़ करना है और एक्सप्रेशन आपका जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप बाइलिंगुअल हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आपको यूज़ करना है। बट एक दो वेन्यू पे ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं, क्या आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप, जैसे आपने बताया कि इंग्लिश में आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन तैयार किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में पूछें आपसे, बट आपने तैयार कर लिया, अच्छी बात है। आप बाइलिंगुअल निसंकोच हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट आप मन में मत रखिए प्लीज़। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। ओके, आरोही जी प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैंने एमकॉम के अलावा मैंने सीएस भी किया हुआ है सर, लेकिन मैं उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा उसमें मैरिज हो गया था, तो मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम तक का पूरा है। तो क्या मुझे उसको मेंशन करना चाहिए? देखिए, ये इसमें मेंशन करने में क्या है कि यदि आप उसको डिफेंड कर सकते हैं तो ज़रूर मेंशन करिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि मेंशन करना। डिफेंड करने से मतलब मेरा कहना ये है कि यदि आप बता पाएंगे, इंटरव्यू बोर्ड को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि आपने क्यों उसको ब्रेक किया या क्यों ड्रॉप किया या क्यों आगे कंटिन्यू नहीं किया, या आप उसको आगे कंटिन्यू करने का मन रखते हैं या नहीं रखते, या फिर आप उसको कंटिन्यू करके प्राइवेट सेक्टर में जाने का मन रखते हैं, यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यदि आप उनको डिफेंड कर सकते हैं तो ज़रूर शो करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, इनमें कहीं प्रॉब्लम आएगी, तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको शो करिए। ओके सर, थैंक यू। ओके, दीपाली जी आप अपना सवाल पूछिए। दीपाली जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने ना 2012 में एक IBPS नाम से बैंकिंग सेक्टर में टेस्ट होता है जी, तो मैंने ना उस समय पे वो क्लियर किया था। उसके बाद मैंने ना 2019 में हरियाणा में जैसे स्क्रीनिंग होता है स्टेट के बाद, मैंने वो टेस्ट भी क्लियर किया था, बट फाइनल लिस्ट में जैसे इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था वहाँ पे। तो ये दोनों चीजें क्या मुझे मेंशन करनी ठीक रहेंगी या मुझे नहीं करना चाहिए? ये नहीं, इनको मेंशन करने का कोई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनको मेरे हिसाब से इनको इसमें नहीं शो करना चाहिए। सीधी सी बात है कि जिसको आपने आगे कंप्लीट नहीं किया या जिस प्रोफेशन में आप नहीं जा पाए, तो इस तरह के वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं अचीवमेंट में पर्सनली तो हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड पे उसका बहुत खास असर नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो आगे हम क्वेरी लेंगे। आगे नीरज जी, आपने फिर से हैंड रेज किया। नीरज शुक्ला जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था सर। EWS सर्टिफिकेट सर मैंने बनवाया था, वो स्टेट का है सर, तो क्या सेंट्रल के लिए कुछ अलग होता है क्या? कि बहुत लोग मुझे कंफ्यूज कर दिए। स्टेट का बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उसके बेस पर जो अनेक्सर्स आपके दिए हैं नोटिफिकेशन में, अगर आपके उस बेस पर आपके ऑफिशियल्स सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे बना के देते हैं तो आप बनवा लीजिए। तहसीलदार से है सर? कोई बात नहीं, तहसीलदार ही देते हैं। यूपी से आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं सर। हाँ, वाराणसी से। ओके, तहसीलदार ही वहाँ इशू करते हैं। अगर उस बेस पर वो बना देते हैं, अक्सर हमने ये देखा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे भी बना देते हैं, तो आप जो है वो ट्राई कर लीजिए, वो बनवा लीजिए। तो आई थिंक कोई वैसे भी वो स्टेट का 22-23 अब वैलिड होगा। और वो मेरा हमारे पास है ही सर ऑलरेडी, मगर उसमें क्या है ना सर कि थोड़ा चीजें वो हाथ से लिखे हुए हैं, तो ऐसा कुछ हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए, बट एक बार आप सजेस्ट करें तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। सर्टिफिकेट वैलिड है तो वो हाथ से बना हो या कंप्यूटर से बना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी वैलिडिटी चेक होनी चाहिए, यदि वो वैलिड रहेगा, क्योंकि वो क्रॉस वेरीफाई कराया जाएगा बाद में। तो यदि वो वैलिड है, 22-23 का है सर। हाँ, कोई इशू नहीं। यदि वो वैलिड है तो उसमें हाथ से लिखा है या कंप्यूटराइज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। मनीष कुमार जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो सर मेरी सब्जेक्ट कमांड तो ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज का भी इशू नहीं है, इंट्रोडक्शन वगैरह इन सब का भी इशू नहीं है, पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे पैडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं सर, उनके आंसर्स कई बार क्या होता है कि वो आंसर्स नहीं आते। समटाइम्स पैडागोजिकल थोड़े से मुश्किल होते हैं पीजीटी टीचर्स के लिए बेसिकली। तो क्या ऐसे जो क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं उनमें अगर हम पोलाइटली अगर हमने सॉरी बोल दे सर, तो क्या ठीक रहेगा ये? हाँ, इसमें देखिए क्या है कि पोलाइटली यदि आप सॉरी बोल देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मानकर चलना है कि हम सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे या बोर्ड आपसे ये एक्सपेक्ट करेगी आप 100% आंसर करेक्ट करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन को। जी सर। उसको पोलाइटली डिनाई कर दीजिए, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर। सो ऐसे करके आप प्लीज ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, कुछ और पूछना चाह रहे थे आप? सर हाँ, मैं कह रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूरे इंटरव्यू का जो मैटर है,
क्या वो सब्जेक्ट नॉलेज है या उसके अलावा भी चीजें देखी जाती है? हाँ, एक्चुअली दोनों ही चीज़ें हैं। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। सब्जेक्ट नॉलेज भी देखी जाएगी और दूसरी चीज़ें भी देखी जाती हैं। देखिए सब्जेक्ट नॉलेज में आपको मनीष जी बता दें और सारे एस्पिरेंट्स को कि सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब आपका केवल किताबी ज्ञान नहीं, बट प्रैक्टिकली उसको आप डिलीवर कितना कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्लासरूम में जब होंगे तो आप अपने नॉलेज को क्या, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो बच्चों तक पहुँचे। दरअसल वो एक टीचर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ना कि वो एक नॉलेज मशीन को वो एक सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपके अंदर, जैसे पेडागोजी की आपने बात करी, तो आपके पास क्या वो टीचिंग स्किल्स हैं, या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपकी क्लास में कुछ लो अचीवर्स हैं, कोई हाई अचीवर्स हैं, या फिर इनडिसिप्लिन के जेएनवी में केसेस आते हैं, एक रेजिडेंशियल सेटअप है। तो कहीं ना कहीं आपसे एक ओवरऑल वो पैकेज उनको चाहिए, एक ऐसा टीचर उनको चाहिए जो बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्ट करता हो, एक आपकी क्लास एक लाइवली क्लास हो कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीज़ों को जोड़ के अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपके इंटरव्यू में डालती हैं। इंटरव्यू में सीधा केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ों को वो जज करते हैं और उसके बेस पर आप देखिए कोई भी एक बहुत अच्छा स्पीकर होता है तो मन करता है कि हम उसको सुनते रहें, है ना। तो टीचर का काम भी वही होता है कि अगर आप अपने नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज वे में अगर आप बच्चों तक पहुंचाते हैं तो बच्चे भी आपको अटेंटिव होके सुनेंगे और बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। आप एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी को जानते हैं, विकास दिव्य कीर्ति, दृष्टि IAS के जो फाउंडर हैं, तो उन्होंने एक मैं उनको फॉलो करता हूं, वीडियो सीरीज उन्होंने जारी की है। तो भले ही वो 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो होता है, लेकिन आप कभी बोर नहीं होते, मतलब लगता है कि सुनते रहे हम उसको, समझ रहे ना आप। तो उनके पास नॉलेज भी है, लेकिन जैसे आप हमने आपको बताया कि वो एक टीचर भी है, कोचिंग में वो पढ़ाते रहे, पहले एस्पिरेंट भी थे। तो वो चीज़ें आप, वो तो खैर एक कह सकते हैं कि एक परफेक्ट पर्सनैलिटी हो गए, बट आप मान सकते हैं कि एक इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो एक टीचर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो नॉलेज होना अच्छी बात है, नॉलेज का को डिलीवर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ इंटरव्यू में बन जाएगा। साथ में आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है चीज़ों को लेकर के, आप किस तरह से सिचुएशन को डील कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर सेशन में हमने लगभग ये बात बोली है, कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ योर सिलेक्शन। आप जो भी बात करें, आप डिनाई भी करें तो कॉन्फिडेंटली करें कि सर सॉरी, मतलब आपको ये नहीं दिखना चाहिए कि डरा हुआ चेहरा वहाँ पर आपका ना हो, कोई बनावटी चीज़ें भी आपको वहाँ पे नहीं बनानी है। जेन्यून रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। जी सर, थैंक यू सो मच। बीर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, मैंने सर 5 बार एस्टेट किया है और 1 बार सीटेट किया है सर। मेंशन करने का कुछ बेनिफिट होगा सर? देखिए, आप नंबर में चीज़ों को मत बताइएगा, आप कहिएगा कि आपकी स्टेट का जो एस्टेट हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, आप बता सकते हैं कि मैंने सीटेट और एस्टेट भी क्वालिफाई किया है। क्योंकि जब आप टाइम्स जोड़ते हैं उस चीज़ में तो फिर वो कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ सकता है। मतलब चीज़ों को बहुत पोलाइटली चीज़ों को आपको शो करना है। जैसे कई कैंडिडेट्स होते हैं जो कई बार नेट क्वालिफाई करते हैं, लगातार वो एग्ज़ाम देते हैं और नेट क्वालिफाई करते जाते हैं। तो आपके 5 सर्टिफिकेट हों या 10 हों, लेकिन उनकी वैल्यू एक की ही बराबर है। तो आप पोलाइटली बताइए कि हमने सर साथ में सीटेट और अपने जो एस्टेट है वो भी आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आप उसको मेंशन जरूर करिए, इसमें आई थिंक कोई संकोच वाली बात नहीं है, उसको आपको करना चाहिए मेंशन, ठीक है। और सर 10 ईयर का मेरा प्राइवेट स्कूल में पीजीटी का एक्सपीरियंस भी है। ये मैं देर से डिस्कशन को हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप बिल्कुल टीचिंग स्किल्स आपके अंदर है, तो उस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हैं, उस चीज़ को भी आप बताइए प्लीज़, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इस सेशन के अंत में हम एक बार प्रदीप सर से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, इन हमारे जो एस्पिरेंट्स आज जुड़े हैं उनके लिए क्या आपके लिए एक कहते हैं कि जिस्ट में क्या सजेशन होंगे, तो प्लीज़ सर आप शेयर करिए एस्पिरेंट के साथ, स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट को लेके। आप कैंडिडेट से पैडागोजी के बारे में डिस्कस करिए, आप 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में डिस्कस करिए, आप NEP के बारे में डिस्कस करिए, और ये देखिए कि हमारा एजुकेशन के प्रति दृष्टिकोण क्या है। हम इंटीग्रेटेड लर्निंग से क्या मीनिंग निकालते हैं, टॉय बेस्ड लर्निंग क्या है, स्टोरी टेलिंग क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग क्या है। इस तरह की चीज़ें हमें सीखनी होंगी, जाननी होंगी, जिससे कि हम डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अपनी टीचिंग से ऐड कर सकें। कॉमर्स में जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ से हम जोड़ पाएँ,
उसी के हिसाब से बच्चों को तैयार कर पाएँ कि वो सब्जेक्ट के साथ साथ अपना जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उससे कनेक्ट होकर सब्जेक्ट को और अच्छे से सीख पाएँ। सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट में आपसे बहुत ज़्यादा टाइम वो नहीं लेंगे, और यदि लेंगे भी तो बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आप यदि हम फर्स्ट टॉपिक पे ही बात कर लें तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है उसके जनक कौन हैं, या फिर आगे बढ़ते हैं तो आपसे वो किसी भी कंसेप्ट का मीनिंग पूछ सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछ सकते हैं। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो IFRS के बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी करंटली क्योंकि GST इंक्लूड किया गया है तो GST से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि GST से रिलेटेड जर्नल एंट्री का आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, या उसका सेटलमेंट कैसे होगा, जो GST रिसीवेबल है या GST पेबल है। इनपुट या आउटपुट का जो भी सेटलमेंट है, GST इनपुट या आउटपुट, आप उसको कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे, इस पर भी आपसे वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक आइडिया लगा होगा कि आपका नॉलेज और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है दोनों को आप कंबाइन करके क्लास में कैसे बच्चों को देते हैं, और साथ में इंटरव्यू बोर्ड भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जो भी अपना टॉपिक डिस्क्राइब करें उनको प्रैक्टिकल जो आपके एग्जाम्पल्स है प्लीज़ उनके साथ जोड़िए। तो इसी के साथ हम प्रदीप सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे अपना इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। आई थिंक ये सेशन बहुत लाभकारी फ्रूटफुल रहा होगा सारे एस्पिरेंट्स के लिए, और सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन हो ऐसी हम कामना करते हैं, और एज अ कलीग फ्यूचर में हम आपको जरूर देखना चाहेंगे। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।